नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे क्यों उद्धव और शिंदे में जंग हुई तेज। ओवैसी ने बीजेपी को लेकर क्या कहा, पीएम मोदी को लेकर क्या बोल गए संजय राउत। इसके अलावा जानेंगे कौन किसे दे रहा है चुनौती, कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। उद्धव और शिंदे के बीच कब्जे की जंग तेज। महाराष्ट्र का संभाजी नगर दोनों के बीच का बना सियासी एपी सेंटर। अहिल्यानगर में एआईएमआईएम चीफ ओवैसी की जनसभा, बोले महाराष्ट्र में बिगड़े माहौल के पीछे बीजेपी जिम्मेदार। शिवसेना यूबीटी सांसद ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। संजय राउत बोले मोदी अमर हैं और विष्णु के अवतार, किसानों के लिए पैसा नहीं है। एनसीपी नेता जिशान सिद्दीकी और क्रिकेटर रिंकू सिंह को धमकी देने वाले को लेकर बड़ा खुलासा, जांच हुई तेज। ग्लोबल समिट में बोले सीएम फडणवीस, भारत और जर्मनी एक दूसरे पर करते हैं भरोसा, पीएम मोदी के नेतृत्व में मजबूत हुए रिश्ते। खबरों में सबसे पहले बात करते हैं उद्धव और शिंदे की जंग की। महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच सियासी जंग देखने को मिल रही है। दोनों की तरफ से जमकर बयानबाजी की जा रही है। इस बीच दोनों ही गुटों की नजरें संभाजी नगर की महानगर पालिका पर टिकी हैं। यही वजह है कि यह सियासी जंग और तेज हो गई है। उद्धव ठाकरे के दौरे से पहले आनंद फानन में एकनाथ शिंदे ने भी संभाजी नगर का कार्यक्रम घोषित कर दिया। उद्धव और एकनाथ शिंदे दोनों ही नेता संभाजी नगर महानगर पालिका चुनाव में अपना कब्जा जमाने की तैयारी में जुटे। यही वजह है कि ये लड़ाई हर रोज और रोचक होती जा रही है। इसके साथ ही एकनाथ शिंदे के अचानक दौरे ने सियासी पारा भी हाई कर दिया है। शनिवार को उद्धव ठाकरे का पहले से तय संभाजी नगर दौरा होने वाला है, जहां वो पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे, रोड शो करेंगे और एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। लेकिन इस बीच डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने शुक्रवार को अचानक अपने संभाजी नगर दौरे का ऐलान कर दिया, जिससे सियासी हलचल तेज हो गई। खबरों के मुताबिक उद्धव ठाकरे के कार्यक्रम की जानकारी शिंदे गुट को मिली। उन्होंने फौरन अपने स्थानीय नेताओं को भी एक्टिव कर दिया और उद्धव के दौरे से एक दिन पहले यानी आज अपनी ताकत दिखाने का आदेश कर दिया। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये कदम संभाजी नगर महानगर पालिका पर कब्जे की जंग को और तेज करने वाला साबित हो सकता है। संभाजी नगर महानगर पालिका पर बटी हुई शिवसेना का शासन था, लेकिन अब दोनों ही गुटों के बीच प्रतिष्ठा की लड़ाई है और इस बीच स्थानीय स्तर पर दोनों पक्षों के कार्यकर्ताओं की मीटिंग, बैनर, पोस्टर और रैलियों की तैयारियां भी तेज हैं। आने वाले दिनों में संभाजी नगर की सियासत और गर्माने वाली है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने राज्य की सामाजिक और राजनीतिक माहौल पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि राज्य में बिगड़े माहौल के पीछे बीजेपी जिम्मेदार है, जो अपने राजनीतिक हित साधने के लिए ऐसे हालात बनाती है। वो यही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी पर जहर उगलते हुए कहा कि बीजेपी ने एक एजेंडा शुरू किया है। ओवैसी ने कहा बीजेपी माहौल को खराब कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही है। वहीं उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में भारी बारिश है, ऐसे में मुख्यमंत्री को किसानों का कर्ज माफ करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने सिर्फ भरोसा दिया, कोई ठोस कदम नहीं उठाया। सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी करते हुए ओवैसी ने कहा कि चीफ जस्टिस बीआर गवई पर जूता फेंकना न्यायपालिका और दलित समाज का भी अपमान है। वहीं ओवैसी ने आइला मोहम्मद विवाद पर कहा कि देश में करीब 98% लोग किसी एक धर्म को मानते हैं और उससे प्यार या सम्मान के साथ जताना सामान्य है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर कोई इसे प्यार से व्यक्त करता है तो इस पर नफरत या हिंसा की धारणा क्यों बनाई जाती है। उन्होंने कहा कि हर किसी को अपने धर्म से प्रेम है, लव शब्द का इस्तेमाल करने में क्या समस्या है। हमारे इस्लाम धर्म में मोहम्मद साहब से सबसे ज्यादा मोहब्बत की जाती है। हम सिर्फ उन लोगों के खिलाफ हैं जो कानून को अपने हाथ में लेते हैं। लेकिन बीजेपी को समझना चाहिए कि संविधान में अनुच्छेद 19 और 25 क्यों दिए हैं। अब क्या वो ये भी तय करेंगे कि हमें किससे प्रेम करना चाहिए। लद्दाख मामले पर भी उन्होंने अपना जवाब दिया। ओवैसी ने कहा कि लद्दाख के लोगों की जो मांग है, सरकार को उसे मानना चाहिए। जब आपने आर्टिकल 370 हटाया था और कई लोगों को गिरफ्तार किया था, तब आप उनकी तारीफ कर रहे थे, लेकिन ये पूरी तरह से गलत हुआ। वहीं महाराष्ट्र की राजनीति पर उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद कई घटनाएं हुई हैं और राज्य की सरकार पूरी तरह से असफल साबित हुई है। जो लोग पहले गालियां दे रहे थे, आज फडणवीस सरकार उन्हें मंत्री बना चुकी है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।
वैसे ओवैसी भी बीएमसी चुनावों से पहले अपनी सियासी जमीन टटोल रहे हैं और इसको लेकर अहिल्यानगर को उन्होंने चुना, जहां पर उन्होंने सबसे पहले ये जनसभा की। क्योंकि आपको बता दें कि अहिल्यानगर में ही आई लव मोहम्मद के नाम पर जमकर बवाल हुआ था। उसके बाद पुलिस पर पथराव हुआ था और पुलिस को फिर लाठीचार्ज करना पड़ा था। इस मामले में 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। खबरों में अब बात अगली खबर की। शिवसेना यूबीटी लगातार केंद्र और बीजेपी सरकार पर निशाना साध रही है। महाराष्ट्र के अलग अलग मुद्दों को लेकर कभी उद्धव ठाकरे तो कभी संजय राउत सरकार पर हमला बोल रहे हैं। इस बार कई मुद्दों को लेकर संजय राउत ने मोदी सरकार और महाराष्ट्र सरकार पर बड़ा हमला बोला। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में किसानों का हाल बेहाल है, कई किसानों की जान जा चुकी है। उनका आरोप है कि सरकार किसानों के परिवार वालों को मदद पहुंचाने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। इसी दौरान उन्होंने सरकार पर बड़ा हमला बोला। संजय राउत ने कहा कि बीजेपी और सरकार के पास मोदी के प्रचार के लिए काफी पैसा है, वो इसके लिए विश्व बैंक से कर्जा भी लेंगे, लेकिन किसानों को देने के लिए पैसा नहीं है। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को लेकर राउत ने कहा कि यह देश की एक महत्वपूर्ण परियोजना है और इसका नाम देश के सपूत और भूमिपुत्र नेता दिवंगत डीबी पाटिल के नाम पर रखा जाना चाहिए था। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन तो कर दिया, लेकिन नाम का कोई जिक्र नहीं किया। राउत ने यह भी खुलासा किया कि बीजेपी और उद्योगपति गौतम अडानी डीबी पाटिल के नाम का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने यह दावा भी किया कि बीजेपी के भीतर हवाई अड्डे के नाम को लेकर नरेंद्र मोदी के नाम पर रखने की चर्चा तेज है। राउत ने कटाक्ष करते हुए कहा कि मोदी अमर हैं, विष्णु के अवतार हैं, उन्हें हवाई अड्डे के नाम की जरूरत नहीं है। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जब संजय राउत ने इस तरह से पीएम मोदी पर वार किया हो, लेकिन इस पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि इस वक्त शिवसेना यूबीटी पूरी तरह से खत्म होने के कगार पर है, इसलिए संजय राउत अनाप शनाप बयान देते हैं। और खबरों में आप बात करेंगे सीएम फडणवीस की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ग्लोबल समिट में कहा है कि भारत और जर्मनी एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता बहुत जरूरी है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत और जर्मनी के बीच संबंध और भी मजबूत हुए हैं। भारत और जर्मनी के बीच रणनीतिक साझेदारी के 25 साल पूरे हो रहे हैं। सीएम फडणवीस ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जर्मनी में हो रहे न्यूज 9 ग्लोबल समिट में वो शामिल हुए। फडणवीस ने कहा कि उनका मानना है कि इस मंच के जरिए भारत और जर्मनी के बीच की साझेदारी और गहरी होगी। साथ ही उन्होंने जर्मनी को भारत और महाराष्ट्र दोनों का एक बहुत ही भरोसेमंद मित्र भी बताया। जर्मनी के साथ रिश्तों में आई गर्माहट का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में ये संबंध और भी मजबूत हुए हैं। और खबरों के आखिर में बात करते हैं डी कंपनी को लेकर हुए बड़े खुलासे की। दिवंगत बाबा सिद्दीकी के बेटे और एनसीपी नेता जीशान सिद्दीकी और भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह को धमकी देने वाले आरोपी मोहम्मद दिलशाद नौशाद का दायरा सिर्फ देश तक सीमित नहीं था। आरोपी ने विदेश में एक बड़े कारोबारी को भी धमकी दी और ईमेल भेजा। यह खुलासा मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच में हुआ है। जुलाई में त्रिनिदाद और टोबैगो से आरोपी का प्रत्यर्पण कराया गया था। पूछताछ में उसके कई ईमेल के विश्लेषण के दौरान कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई। खबरों के मुताबिक मुंबई क्राइम ब्रांच की एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने इस मामले में करीब 90 पन्नों की चार्जशीट दायर की, जिसमें कुल 8 गवाहों के बयान शामिल हैं। इनमें 2 बयान क्रिकेटर रिंकू सिंह और इवेंट मैनेजरों के हैं और एक मैनेजर पहले उनके साथ काम करता था, जबकि दूसरा अब भी इवेंट मैनेजमेंट संभाल रहा है। दोनों के बयान अगस्त 2025 में दर्ज किए गए थे। इवेंट मैनेजरों ने जानकारी दी कि रिंकू सिंह के नाम पर रोजाना कई ईमेल आते हैं, जिनमें कुछ असली काम से जुड़े होते हैं और कुछ बेकार, इसलिए हर मेल की जांच फौरन नहीं कर पाते। उन्होंने कहा कि उन्हें आरोपी का मेल तब मिला जब पुलिस ने जानकारी दी। आरोपी ने फरवरी 2025 में रिंकू सिंह को पहले आर्थिक मदद मांगते हुए ईमेल भेजा था। जब जवाब नहीं मिला तो उसने अंडरवर्ल्ड डॉन के नाम पर धमकी भरे मेल भेजने शुरू किए और रिंकू सिंह से 5 करोड़ रुपए की मांग की। ये मामला तब सामने आया जब आरोपी ने एनसीपी नेता जीशान सिद्दीकी को अंडरवर्ल्ड के नाम पर ईमेल भेजकर 10 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। अप्रैल 2025 में जीशान सिद्दीकी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 19 से 21 अप्रैल के बीच जान से मारने की धमकी दी गई है। मेल में लिखा था कि अगर पैसे नहीं दिए गए तो उनका अंजाम उनके पिता बाबा सिद्दीकी जैसा होगा। आरोपी ने पुलिस को गुमराह करने के लिए डी कंपनी और लॉरेंस बिश्नोई के नाम यानी ईमेल का भी इस्तेमाल किया और इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच की एंटी एक्सटॉर्शन सेल को सौंपी गई, जिसके बाद इंटरपोल के जरिए लुकआउट सर्कुलर जारी कर आरोपी को मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल इस मामले में और भी कई बड़े खुलासे होने की गुंजाइश है। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें।